युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि ईरान और इजराइल के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इजरायली मिसाइलों के टारगेट पर है ईरान। इजराइल के सीनियर मिनिस्टर ने बड़ा दावा किया है, ईरान को बताया है सांप का सिर। पुतिन का जल्द ही यूक्रेन में जीत का यकीन है, लेकिन अमेरिका के पीछे हटने के बाद ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश इस जीत को मुश्किल बनाने में अब भी जुटे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में कब्जा जमाने के बाद बीते 2 साल का हिसाब भी चुकता कर सकते हैं। अंदेशा है कि नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सप्लाई के बाद रूस यूरोपीय देशों को सबक सिखाने की मुहिम शुरू कर सकते हैं और उसका पहला टारगेट ब्रिटेन हो सकता है। ब्रिटिश आर्मी चीफ ने इसी खतरे को भांपते हुए सिविलियंस के आर्मी ट्रेनिंग को जरूरी बताया है। न चैलेंजर टैंक यूक्रेन को बचा सका और न ही स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने जीत दिलाई। रूस अब यूक्रेन पर हावी है, जीत के करीब है और हर दिन पुतिन अपने मिशन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पुतिन का विजय रथ कीव में जाकर ठहर जाएगा? क्या यूक्रेन फतेह का मिशन पूरा होते ही पुतिन युद्ध से दूरी बना लेंगे? रूस के ये तमाम सैनिक अपने बैरक में लौट जाएंगे। उम्मीद तो कम है, क्योंकि यूक्रेन में जीत हासिल करने के बाद भी पुतिन का नेटो से बदला पूरा नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि यूक्रेन की हार को करीब देखकर यूरोपीय देशों में खलबली है। सबसे ज्यादा चिंता ब्रिटेन को है, क्योंकि ब्रिटेन ने युद्ध में यूक्रेन की खूब मदद की और अभी भी हथियार देने का सिलसिला जारी है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चैलेंजर 2 टैंक की वजह से रूस के कई सैनिक मारे गए। ब्रिटिश गोला बारूद और ड्रोन बनाने में मदद की वजह से रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध के लिए कई तरह की ट्रेनिंग भी दी। इन्हीं वजहों ने ब्रिटेन को रूस का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। और यूरोप से युद्ध की तैयारी के तहत ही रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी। रूस की तरफ से ब्रिटेन को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन इन सब के बावजूद ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करता रहा। अमेरिका ने भले ही यूक्रेन से दूरी बना ली है, लेकिन ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनाक इसी महीने कीव की यात्रा पर गए और यूक्रेन के लिए 2 अरब पाउंड की रकम से ज्यादा की मदद का ऐलान कर दिया। यूरोपीय देश किसी भी तरह यूक्रेन की हार को टालने की कोशिश में हैं और ब्रिटेन की इन्हीं कोशिशों ने पुतिन के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया है। अब अंजाम क्या हो सकता है, इसका अंदाजा ब्रिटिश आर्मी को हो चुका है। ब्रिटिश आर्मी के प्रमुख ने चेतावनी दी है, ब्रिटेन को नागरिक सेना बनाने की जरूरत है। सेना प्रमुख ने कहा,
कि युद्ध हुआ तो सेना और रिजर्व फोर्स कम पड़ जाएगी। ब्रिटेन को राष्ट्र के स्तर पर सैनिकों को तैयार करने की मुहिम छेड़नी होगी। ब्रिटिश आर्मी चीफ इस वक्त रूस को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ब्रिटिश आर्मी पिछले कई सालों से सैनिकों की तादाद को कम करने पर काम कर रही थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से हालात बदल गए हैं और अब ब्रिटेन को जंग के लिए तैयार रहना एक मजबूरी बन गई है। आमतौर पर नेटो के तमाम देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध और फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अमेरिका को अपने हथियारों को बचा कर रखने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से रूस की दोस्ती ने भी अमेरिका को सचेत कर दिया है। ब्रिटिश आर्मी चीफ बड़े पैमाने पर सिविलियंस को आर्मी ट्रेनिंग देने की बात क्यों कर रहे हैं, ये आपको ब्रिटिश आर्मी की मौजूदा ताकत से अंदाजा हो जाएगा। ब्रिटेन के पास 75,983 सैनिक हैं, 4,097 गोरखा फोर्स है, 4,548 रिजर्व फोर्स है, कुल 84,628 सैनिक हैं। अब यही ब्रिटिश आर्मी की सबसे बड़ी चिंता है। सिर्फ 84,000 सैनिकों के साथ रूस जैसे देश का मुकाबला करना वाकई बहुत मुश्किल है। मौजूदा दौर में नेटो का सबसे ताकतवर सदस्य खुद कई मोर्चे पर उलझ सकता है। ब्रिटेन समेत तमाम नेटो देशों के लिए इस वक्त चिंता की वजह पुतिन के दो दोस्त हैं। पहला नाम किम जोंग का है तो दूसरा इब्राहिम रईसी का। ये दोनों मिलकर अमेरिका को दो अलग अलग मोर्चे पर उलझाने की कोशिश में है। पुतिन के इस प्लान ने नेटो देशों की फिक्र बढ़ा दी है। पुतिन लगातार ईरान और नॉर्थ कोरिया की ताकत बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक जिस हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल को नहीं बना सके, उसका टेस्ट ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश कर चुके हैं। अमेरिका के इन दो दुश्मनों की हाइपरसोनिक पावर के पीछे भी पुतिन का ही हाथ है। ईरान लाल सागर से लेकर इजराइल और इराक तक अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ा रहा है। यहां भी हूती पर हमलों के लिए अब अमेरिका और ब्रिटेन को अपने बारूद का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी जंग का माहौल बना चुका है। किम जोंग पुतिन का साथ मिलने के बाद इतना उत्साहित है कि हर दिन नए धमाके कर रहा है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपने पश्चिमी तट से समुद्र की ओर कई क्रूज मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में फिर से तनाव बढ़ गया है। मिसाइलें सुबह लगभग 7 बजे दागी गई और प्रक्षेपण का विश्लेषण दक्षिण कोरियाई और अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को टारगेट करने के लिए बेलारूस में रूस ने कई मिलिट्री ठिकाने बना लिए हैं। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की भी तैनाती है। ब्रिटेन को टारगेट करने के मकसद से पुतिन ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फाइटर जेट्स को रखा है। बेलारूस में MiG-31K की तैनाती है। ये फाइटर जेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। रूस की इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी पुतिन के अटैक ऑर्डर पर साइन करने का मतलब है सिर्फ चंद मिनटों में लंदन में तबाही। कयासों के बीच रूस के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को लेकर बढ़ता तनाव पूर्वी यूरोप के कई देशों तक फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ पुतिन कीव पर जीत का ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूसी धरती पर यूक्रेन के ड्रोन हमले बढ़ते जा रहे हैं। रूस के इलाकों में ज़ेलेंस्की के छापामार हमले पुतिन के लिए बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। इसमें बड़ी भूमिका ज़ेलेंस्की के विध्वंसक ड्रोन प्रोजेक्ट की है। यूक्रेन के घातक ड्रोन हमलों की वजह से जमीनी जंग में रूसी सेना यूक्रेन के अंदर भी पिछड़ती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने जमीनी जंग में रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद अब पुतिन ने भी नए हथियार मैदान में उतार दिए हैं।
यूक्रेन ने अपने गुरिल्ला हमलों से पुतिन के विजय अभियान पर लगाम लगा दी। हवाई जंग में रूस ने भले ही बढ़त बना रखी है, लेकिन जमीनी जंग में यूक्रेन भीषण बारूद बरसा रहा है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर में सबसे बड़ा हमला बोला, जिसके बाद क्रास्नोदर रिफाइनरी धू धू कर जलने लगी। रूसी सेना ने दावा किया कि रिफाइनरी धमाकों और विस्फोट के पीछे यूक्रेन का हाथ है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया। दावा किया गया है कि जहां तेल रिफाइनरी में धमाके हुए, रूस के उस टुआप्से इलाके में इस दौरान यूक्रेन के कई ड्रोन देखे गए। यह इलाका ब्लैक सी के किनारे है, जो लगातार बारूद से उबल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जमीनी जंग में रूस को यूक्रेन ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद रूस को नए हथियार उतारने पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 840 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 61 रूसी आर्टिलरी तबाह हो गई है। 24 घंटे में यूक्रेन ने 200 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। रूस की 22 क्रूज मिसाइल और 50 मिलिट्री व्हीकल भी नष्ट हो गए। जमीनी स्तर पर जंग की शक्ल बदल जाने से यूक्रेन रूसी टैंकों को लगातार निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की की फोर्स रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ड्रोन हमले करके तबाह कर रही है। डोनेस्क में यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक करके रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की सेना ने रूसी T-72 टैंक को नष्ट कर दिया। पिछले 24 घंटों में रूस के ओरियाल में भी ड्रोन हमला हुआ। रूसी सेना के बेस पर 4 ड्रोन अटैक किए गए। यह हमला भारी बर्फबारी के बीच किया गया। इस हमले में यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिकी थिंक टैंक ISW यानी द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार ड्रोन ने यूक्रेन में युद्ध की प्रकृति को बदल दिया है। रूस यूक्रेन की डिफेंस लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि यूक्रेनी सेनाएं ड्रोन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रही हैं। ड्रोन हमलों से रूसी सैनिक बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से बच रहे हैं। उधर समुद्री ड्रोन काला सागर में कहर बरपा रहे हैं। ब्लैक सी पर बढ़त बनाने के लिए यूक्रेन अंडर वाटर ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। काला सागर में यूक्रेन अब ज्यादा एडवांस अंडर वाटर ड्रोन से रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाना चाहता है। यूक्रेन के बारूदी ड्रोन मिशन के जवाब में रूस नई एंटी ड्रोन मिसाइल उतारने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में एंटी ड्रोन मिनी मिसाइलों के परीक्षण पूरे होने वाले हैं। रूस की ये विमान रोधी मिसाइलें हैं। ये ड्रोन के अलावा दूसरे हवाई उपकरणों को मार गिराने में सक्षम है। इन मिसाइलों को रूस जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। रूस नए हथियारों के अलावा जंग में चेचन लड़ाकों को भी उतार रहा है, क्योंकि रूसी सेना की ये ग्राउंड फोर्स जमीनी जंग में बहुत खूंखार मानी जाती है। उधर रूस ने बाखमुत और अवदीवका जैसे क्षेत्रों में यूक्रेनी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं।
जिसकी वजह से यूक्रेन का इन मोर्चों पर फोकस बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 10 से 13 सितंबर 2023 तक रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन चला। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस की सुरक्षा न्यू फिजिकल प्रिंसिपल्स हथियारों पर निर्भर है और इस क्षेत्र में काम तेजी से हो रहा है। पुतिन के इस बयान को तब विश्व मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं मिली, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस की चिंता बढ़ गई थी क्योंकि रूस के ये फ्यूचर वेपन्स अब तैयार हो चुके हैं। ये हाइपरसोनिक हथियारों से लेकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम हैं और अब अमेरिका रूस के इन हथियारों से घबराया हुआ है। क्या पुतिन का न्यू फिजिकल प्रिंसिपल्स वेपन सिस्टम? इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका तकनीक के मामले में धरती का सबसे उन्नत देश, लेकिन सुरक्षा तकनीक में रूस से कहीं पीछे छूट चुका है और अमेरिकी कांग्रेस में इसे स्वीकार भी किया गया है। अमेरिका की सीनेटर एंगस किंग ने यूएस सीनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के भाषण में कहा, ये खेदजनक है कि अमेरिका डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, हाइपरसोनिक सिस्टम की रेस बहुत बुरी तरह से हार चुका है। हम चाहकर भी इस क्षेत्र में बढ़त नहीं बना सकते। इसमें रूस का जिक्र नहीं है, लेकिन शब्दों का टारगेट रूस ही है, क्योंकि रूस ने अपनी ज़िरकॉन मिसाइल को ही नहीं बल्कि अपने डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को इतना एडवांस बना लिया है कि अमेरिका उनके हमले चाहकर भी नहीं रोक सकता। 24 जनवरी को रूस की टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन का बयान जारी हुआ। बयान में कहा गया कि ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को एडवांस कर दिया गया है। अब धरती का कोई डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। रूस की ज़िरकॉन युद्धपोत से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है और 200 किलोटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। मतलब साफ है कि रूस अमेरिका के मनचाहे क्षेत्र पर हिरोशिमा से 8 गुना बड़ा परमाणु बम गिरा सकता है और अमेरिका इसे रोक तक नहीं सकता। अमेरिकी कांग्रेस की यूएस सीनेट आर्म सर्विसेज कमेटी ने इसी पर चिंता जताई है और बिना नाम लिए रूस के न्यू फिजिकल प्रिंसिपल्स वेपन सिस्टम की तारीफ भी की है। अब ये समझिए कि न्यू फिजिकल प्रिंसिपल्स वेपन सिस्टम आखिर है क्या। ये एक तरह का अल्ट्रा फ्यूचर वेपन सिस्टम है। इसमें 5 तरह के फ्यूचर वेपन शामिल किए गए हैं। इनमें पहला डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम। इसमें लेजर, माइक्रोवेव, एक्सेलरेटर, इंफ्रासोनिक हथियार आते हैं। ये दुश्मन के सैनिक उपकरणों को तरंगों से ध्वस्त कर देते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम। यह भी रेडियो तरंगों पर आधारित हथियार है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तरंगों से यह ड्रोन और दुश्मन के उपकरणों के कंप्यूटर सिस्टम ध्वस्त कर देता है। इस वीडियो में इसी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करके ड्रोन को गिराया जा रहा है। तीसरा है जियोफिजिकल वेपन सिस्टम। ऐसे हथियार कुदरत की शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। इन हथियारों से भूकंप, तूफान लाया जा सकता है। ये धरती के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। चौथा है रेडियोलॉजिकल वेपन सिस्टम। ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से हवा में रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़े जाते हैं। इसके लिए परमाणु विस्फोट करने की जरूरत नहीं होती। रेडिएशन से दुश्मन सेना की मौत होने लगती है। पांचवा है जेनेटिक वेपन सिस्टम। ये मानव जाति के जेनेटिक सिस्टम को तबाह कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ऐसे हथियारों में म्यूटेंट वायरस और बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यानी यूक्रेन की धरती पर जिन बारूद भरे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो कुछ भी नहीं है।
पुतिन साफ कह चुके हैं कि न्यू फिजिकल प्रिंसिपल्स वेपन सिस्टम में रूस का कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब अमेरिका और इजराइल के लोगों का भी सब्र जवाब देने लगा है। गाजा में हजारों घरों की तबाही और हजारों लोगों की मौत के बाद भी इजराइल बंधकों को वापस नहीं ला सका। अमेरिका पर दुनिया भर से दबाव बढ़ रहा है, तो वहीं इजराइल के लोग अपनों की रिहाई के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। बंधक संकट ने नेतन्याहू को बैकफुट पर ला दिया है। अमेरिका की नाराजगी के बीच अब इजराइल बेहद मामूली शर्तों पर हमास से समझौता करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। खान यूनिस से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ धमाकों का दौर जारी है, लेकिन इजराइल का मिशन अब तक अधूरा है। खान यूनिस में टैंक से हमले के दौरान संयुक्त राष्ट्र के एक सेंटर में आग लग गई। इस हमले ने इजराइल और अमेरिका की तल्खी को और बढ़ा दिया है। इमारत में 800 लोग रह रहे थे। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए। अमेरिका पर सबसे ज्यादा दबाव गाजा में मारे जा रहे आम लोगों को लेकर है और इजराइल के संयुक्त राष्ट्र के ट्रेनिंग सेंटर पर हमले ने बाइडेन के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। अमेरिका ने फिर दोहराया है कि गाजा में आम लोगों की रक्षा जरूरी है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र की संपत्ति का सम्मान जरूरी है। एक तरफ इजराइल के पीएम को अमेरिका से लगातार नसीहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ बंधकों को लेकर नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजराइल में प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव के मेन हाईवे को जाम कर दिया। ये लोग सरकार से बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से तुरंत समझौता करने की मांग कर रहे थे। लेकिन ऐसे प्रदर्शनों के बावजूद भी बुधवार को गाजा में इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी रहा। अमेरिका में भी प्रदर्शन जारी है। यहां एक प्रदर्शनकारी ने राष्ट्रपति बाइडेन के भाषण का बहिष्कार किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस में भीषण लड़ाई के बीच इजराइल और हमास के बीच 30 दिन के युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है। इस दौरान इजरायली बंधकों के बदले में फिलिस्तीनी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। भीषण लड़ाई के बीच कतर, मिस्र और अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक अमेरिका बंधकों की रिहाई और राहत सामग्री की सप्लाई के लिए युद्ध विराम की कोशिश में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भविष्यवाणी की है कि साल 2024 में वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा और इसकी शुरुआत अमेरिका रूस के बीच जंग से होगी, जिसमें दुनिया के कई बड़े मुल्क शामिल रहेंगे। और जानते हैं आने वाले 5 साल में सब कुछ तबाह हो जाएगा। आखिर कैसे, देखिए वर्ल्ड वॉर की टाइमलाइन के जरिए। क्या साल 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध महाजंग की शक्ल लेगा? क्या 2024 में पुतिन के टारगेट पर यूरोप होगा? या फिर साल 2024 में दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच अब तक का सबसे भीषण युद्ध लड़ा जाएगा? जिसमें एटम बम से लेकर केमिकल, हाइड्रोजन बम तक का इस्तेमाल होगा।
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से एक भविष्यवाणी की गई जिसमें साल 2024 में तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का भी दावा किया गया है। इतना ही नहीं, AI ने अपनी भविष्यवाणी में थर्ड वर्ल्ड वॉर की टाइमलाइन भी बताई, यानी कब हमला होगा, कैसे होगा, कौन टारगेट पर होगा, कितनी तबाही मचेगी, किसका विनाश होगा और कौन नक्शे से साफ होगा। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माने तो साल 2024 से 2029 के बीच दुनिया पर महाखतरा मंडराएगा। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। मसलन साल 2024 अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बढ़ेगी। दोनों देश एक दूसरे पर साइबर अटैक करेंगे। साल 2025 यूरोप और आर्कटिक में भी जंग शुरू होगी। नेटो और रूस के बीच भीषण युद्ध होगा। साल 2026 रूस के साथ चीन भी नेटो से जंग लड़ेगा। साल 2027 युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। जंग में शामिल देशों में प्रचंड नरसंहार होगा। साल 2028 युद्ध विराम से जुड़ी हर बातचीत नाकाम रही। पूरे विश्व में आर्थिक तंगी जैसे हालात होंगे। साल 2029 तीसरा विश्व युद्ध चरम पर होगा। कई मुल्कों का वजूद मिट जाएगा। मतलब ये कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की जंगी सनक, अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों से अदावत जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल लेने वाली है। और अगर AI की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो यकीन मानिए साल 2029 तक धरती का बड़ा हिस्सा वर्ल्ड वॉर 3 की चपेट में आकर तबाह हो जाएगा। एटमी सुनामी से इंसानों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।